हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए और आप इसको ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ के आते हो। ठीक है, तो बहुत ईजी है बेटा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का हमें क्या मिलता है? अपोजिट रिएक्शन मिलता है। अब यहाँ एक्शन और रिएक्शन क्या है ये चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी है। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहती है कि जब भी हम किसी पे फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट अपोजिटली हमारे ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई करेगा और उसे हम बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है, कि हर एक्शन का हमें क्या मिलने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन मिलने वाला है। आप अदर वर्ड्स में लिख सकते हो कि इफ एन ऑब्जेक्ट ए अप्लाई ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है वो किसी ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स अप्लाई करता है, कि जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट ए है, ये टक्कर लगाता है ऑब्जेक्ट बी के साथ, तो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है एफ बी ए। ठीक है, एफ बी ए क्या है? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये जो ऑब्जेक्ट बी है ये भी ऑब्जेक्ट ए पे अपोजिट फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा एफ ए बी, जिसे हम क्या नाम देंगे? रिएक्शन। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट ए अप्लाई ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी देन द ऑब्जेक्ट बी विल आल्सो exert a force on object A। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सरल भाषा में न्यूटन्स थर्ड लॉ है बच्चों, कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो ऑब्वियसली दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पे फोर्स लगाएगा। सो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि यहां पे ऑब्जेक्ट ए ने बी पे फोर्स लगाई एफ बी ए, इसे मैं बोलूंगा एक्शन। जवाब में जो ऑब्जेक्ट बी है उसने फिर ए पे फोर्स लगाई और इसे बच्चों में क्या बोलूंगा? रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का हमें क्या मिलेगा? एक रिएक्शन मिलेगा, और ये रिएक्शन बच्चे क्या होगा? इक्वल और अपोजिट होगा। तो ये आपकी क्या है बच्चों? न्यूटन की थर्ड लॉ है। आई थिंक सबको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो हमारी फोर्सेस हैं, मतलब अगर मैं फोर्स एफ ए बी की बात करता हूं, देन दिस फोर्स इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ फोर्स एफ बी ए। इक्वल और अपोजिट है तो इसलिए यहां पे क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब है बच्चे कि ये जो फोर्स है एफ बी ए फोर्स की अपोजिट है, नेगेटिव है। समझ गए? तो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से। ये समझ में आ गया सबको? आप अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हो बच्चे इसको। इसके बाद आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड हैं। तो देखो वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें क्या पता चलता है और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है न्यूटन्स थर्ड लॉ में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो बातें कौन कौन सी है बच्चे? पहली बात तो ये है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हर तरह की फोर्स पे लागू होती है। अब आपने पढ़ा है ना, फोर्सेस कई तरह की होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेस, कई तरह की फोर्सेस हैं, कई टाइप की फोर्सेस हैं। तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ये फोर्स की नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि सिर्फ इसी काइंड की फोर्स पे, कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वही न्यूटन्स थर्ड लॉ पे करेगी, ऐसे नहीं है। फोर्स कोई भी हो, किसी भी नेचर की हो, कोई भी टाइप की फोर्स हो, आप उस पे न्यूटन्स थर्ड लॉ आराम से लागू कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो हर एक फोर्स पे एप्लीकेबल है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस। जितनी भी फोर्सेस हमें पता है, ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, उन सब पे बच्चे
न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे होती है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्सेज हो, चाहे वो मैकेनिकल फोर्सेज हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्सेज हो, कोई भी फोर्सेज हो, वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ जरूर लगेगी। मतलब हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन हमें जरूर मिलेगा। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है न्यूटन्स थर्ड लॉ में, वो बात ये है कि जो हम बात करते हैं ना इक्वल और अपोजिट रिएक्शन की, मतलब हर एक्शन के रिएक्शन की, तो ये जो एक्शन है मतलब जो अप्लाइड फोर्स है और जो रिएक्शन है जो बदले में मिली है, ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, के जो एक्शन और रिएक्शन है बच्चे अलग अलग बॉडीज पे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी एग्जांपल पढ़ा था, ये बॉडी ए थी और ये बॉडी बी से टक्कर लगी इसकी, तो बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स लगाई एफ बी ए, ये हमारा क्या था एक्शन। तो बॉडी बी ने भी बॉडी ए को बदले में रिएक्शन दिया, अपोजिट फोर्स लगाई एफ ए बी, ये हमारा क्या था रिएक्शन। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। एक्शन हमारा कौन सी बॉडी पे लग रहा है बी पे, और रिएक्शन कौन सी बॉडी पे लग रहा है ए पे। तो इसका मतलब जो ये एक्शन और रिएक्शन हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ में मिलते हैं बच्चे, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे मिलते हैं। ये सबको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या मान लेते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं, ऐसा नहीं है। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन हो गया बच्चे, फिर तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, फिर तो वो ऑब्जेक्ट कभी एक्सेलरेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अगर आप मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, अगर इसी पे एक्शन लग जाए, इसी पे रिएक्शन लग जाए, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गई। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक ही सिस्टम पे लग गई है तो बैलेंस हो गई फोर्सेस। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन लगा है तो दूसरे पे रिएक्शन लगेगा। जैसे कि और एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, उससे कंसेप्ट थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी आपको। जैसे कि स्विमिंग का एग्जांपल ले लो। जब हम स्विमिंग करते हैं बच्चे, तो उसमें क्या देखते हैं, स्विमिंग करते टाइम जब हम तैरते हैं, ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि सपोज ये कोई पर्सन है जो पानी में तैर रहा है। ठीक है, ये मैंने एक बंदा बनाया जो पानी में तैर रहा है। ठीक है, अब जब ये पानी में बच्चे तैरेगा तो कैसे तैरेगा। ठीक है, ये पानी है, यहाँ पानी में तैर रहा है। ठीक है, मैंने पानी बना दिया भाई। ठीक है, तो पानी में एक पर्सन है जो तैर रहा है बच्चे, तो वो अपने हाथों से पानी पे कहाँ लगाता है फोर्स, पीछे की तरफ। तो मतलब पीछे की तरफ क्या लगा रहा है वो पानी पे एक्शन, और पानी इस बंदे को कहाँ भेजता है आगे की तरफ। तो इस बंदे को क्या मिल रहा है उसका रिएक्शन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही एग्जांपल है कि जब बंदा तैरता है तो वो अपने हाथों से पानी को पीछे भेजता है और पानी उसको आगे भेजता है। तो दिस वाज एक्शन एंड पानी का क्या था वो रिएक्शन। तो अगर आप यहां पे भी देखो, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं बच्चे स्विमिंग के केस में एक्शन की, तो एक्शन किस पे लग रहा है वाटर पे, है ना। एक्शन किस पे लग रहा है बेटा वाटर पे। और रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो रिएक्शन किस पे लग रहा है, जो हमारे तैराक भाई साहब हैं, जो हमारे स्विमर भाई साहब हैं, उन पे लग रहा है ना। तो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है एक्शन और रिएक्शन। तो ये बच्चे ध्यान रखना है आपने। क्लियर हो गई कंसेप्ट। तो सेकंड पॉइंट न्यूटन थर्ड लॉ का सबको ध्यान रखना है कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। और क्योंकि बेटा एक्शन और रिएक्शन लग रहा है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कभी भी कैंसल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बॉडी पे तो लग ही नहीं रहे। ठीक है ना। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट यहां पे यही निकल के आता है कि जो फोर्सेज हैं एक्शन और रिएक्शन की, दे कैंसल आउट, वो कैंसल आउट कभी भी नहीं करेंगी। कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस does not cancel out each other, does not cancel out each other। तो ये भी भैया आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हैं वो कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो भैया अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं, तो कैंसल तो कभी भी नहीं करेंगी।
फोर्सेस कैंसिल कब करती हैं? जब वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हों। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट था कोई, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक को एक बंदा तो इधर खींच रहा है फोर्स F से और एक बंदा इधर खींच रहा है फोर्स F से। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं तो ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितनी है इस टाइम पे? नेट फोर्स ब्लॉक पे बच्चे क्या है? 0। ये फोर्सेस क्या हो रही हैं इस टाइम पे? दोनों बैलेंस। तो ये बैलेंस क्यों हो रही है? क्योंकि एक ही ब्लॉक पे लग रही हैं। लेकिन आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलती है कि फोर्सेस तो लगेंगी इक्वल और अपोजिट, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे। तो क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कभी भी फोर्सेस जो है वो बैलेंस नहीं होंगी। क्योंकि देखो एक ब्लॉक ये था और इसके साथ एक ब्लॉक ये था, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। ये ब्लॉक इस पे इस तरफ फोर्स लगाता है, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाता है। तो इस टाइम मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ फोर्स लग रही है, इस ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ फोर्स लग रही है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है। ये फोर्सेस इस टाइम कैंसिल आउट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये 3 पॉइंट बच्चे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बहुत ध्यान रखने हैं आपने। कि पहला कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हर एक तरह की फोर्स पे लागू की जा सकती है। दूसरा कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। और तीसरा है बच्चे के एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते। एक्शन रिएक्शन कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज होता हो, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज जहां हो रहा है वो हम कुछ एग्जांपल्स अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल है बुक्स केप्ट ऑन ए टेबल। बुक केप्ट ऑन अ टेबल। तो बच्चों अगर मैं किसी बुक को किसी टेबल पे रख देता हूं तो वहां भी हमें न्यूटन की थर्ड लॉ देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखो कैसे मिलती है, देखो। तो सपोज दिस इज माय टेबल। तो भैया ये है हमारा टेबल। इस टेबल पे हमने एक बुक वा रख दी, ठीक है ना। टेबल पे क्या रख दी बच्चे? मैंने एक बुक रख दी। तो अगर मैं बुक को टेबल पे रख देता हूं तो वहां पे देखो कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगती है। तो वे मैंने बुक रख दी यहां पे टेबल पे, प्यारी सी सुंदर सी एक फिजिक्स की बुक मैंने यहां पे रख दी, ठीक है। फिजिक्स की बुक मैंने यहां रख दी बच्चों, ठीक है। तो एक फिजिक्स की बुक मैंने यहां रख दी है हमारे टेबल पे। ये टेबल है, ठीक है। तो टेबल पे बुक रख दी है। तो टेबल पे बच्चों बुक रख दी। तो यहां पे ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। कैसे है वो देखो। अब इस बुक का बच्चे कुछ ना कुछ तो वेट होगा। इस बुक का कुछ ना कुछ क्या होगा? वेट। वेट सबने पढ़ा है 9th क्लास में। W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। जितना ऑब्जेक्ट का मास है उसको उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। और वेट बेसिकली क्या होती है? एक तरह की फोर्स है एक्सर्टेड बाय अर्थ, एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो धरती फोर्स लगाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? वेट। क्योंकि सबको पता है कि धरती माता हमें हमेशा नीचे की तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वही हमारे वेट है। तो मेरा वेट क्या है कि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है, और वेट इसका मतलब फोर्स है, और वेट हमेशा लगता है नीचे की तरफ। तो इस बुक पे ये इसका मतलब ये जो बुक है इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। और ये वेट बेसिकली एक डाउनवर्ड फोर्स है, और बुक किस पे रखी है? टेबल पे। तो इसका मतलब बुक का जो वेट है, जो फोर्स है, वो एक तरह से किस पे लग रही है? टेबल पे। तो इसका मतलब ये बुक अपने वेट के जितनी फोर्स इस टेबल पे लगा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब बुक जो है कितनी फोर्स लगा रही है? इसके वेट के इक्वल फोर्स लगा रही है। किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। अब न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ी है। न्यूटन थर्ड लॉ कहेगी भैया ये नाइंसाफी नहीं होगी। अगर बुक टेबल पे फोर्स लगा रही है तो टेबल भी बुक पे फोर्स लगाएगा। हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ी है। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलेगी बेटा कि अगर बुक टेबल पे फोर्स लगाती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो टेबल है वो बुक पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और वो फोर्स इसके वेट को क्या करेगी? बैलेंस करेगी। और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी उसे R से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे वेट हमारा क्या था?
एक्शन, टेबल ने क्या दिया, अपोजिट रिएक्शन, और ये इसके वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस, तभी तो बुक टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, तो क्लियर है। तो इसका मतलब जो बुक थी बच्चे, बुक ने टेबल के ऊपर वेट नीचे की तरफ लगाया और टेबल ने बुक के ऊपर फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, तो यहां पे क्या लग रही है, न्यूटन की थर्ड लॉ। तो कहीं भी कोई भी चीज रखी हुई है तो वहां पे ऑटोमेटिकली कौन सी लॉ लग रही है, न्यूटन की थर्ड लॉ। ये मार्कर है, इसको मैंने अपने हाथ पे रख लिया मार्कर को, तो यहां भी बच्चे क्या लग रही है, न्यूटन की थर्ड लॉ। जो मार्कर का वेट है वो तो नीचे जा रहा है और मेरा हाथ इसको ऊपर की तरफ क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। अच्छी छींक आ गई, ठीक है ना। तो ये थी बेटा आपकी न्यूटन थर्ड लॉ का पहला एग्जांपल। इसी तरह से और भी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा चलना, हमारा जो वॉकिंग है, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। हम जो चलते हैं वो भी न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ही चलते हैं। तो देखो, तो वॉकिंग इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। हमारा चलना भी न्यूटन थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। अब चलते कैसे हैं, हम सबको पता है भैया, हम अपनी टांगों से चलते हैं, ठीक है। तो जब हम टांगों से चलते हैं तो कैसे चलते हैं, ये देखो। तो बेटा जब हम चलते हैं, तो जब हम चलते टाइम एक पैर हमारा पीछे जाता है, दूसरा पैर आगे जाता है। जो हमारा पीछे वाला पैर होता है, चलते टाइम हम अपने पीछे वाले पैर से धरती को पुश करते हैं कुछ इस तरह से। मान लिया ये हमारा आगे वाला पैर है और ये हमारा पीछे वाला पैर है। तो हम जब भैया चलते हैं तो हम इस पीछे वाले पैर से धरती को नीचे की तरफ क्या करते हैं, पुश, मतलब एक्शन लगाते हैं नीचे की तरफ धरती पे। तो जब हम चलते हैं तो हम धरती को नीचे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है ना। लेकिन भैया धरती तो धकेलेगी ना हमसे, इतना वजन तो, इतना तो जोर हमारे बाजुओं में, हमारी टांगों में नहीं है कि हम धरती को मूव करवा दें। तो होता क्या है कि जब हम चलते हैं बच्चे, तो हम अपने पैर से धरती को इस तरह से कुछ एंगल पे पुश करते हैं इस तरफ, तो धरती हमें क्या देती है, इसका अपोजिट रिएक्शन। तो हमने पुश किया इस तरफ, तो धरती हमें इधर क्या देती है, एक नॉर्मल रिएक्शन। हमारे एक्शन का हमें क्या मिलता है बच्चे, एक रिएक्शन मिलता है ऐसे। तो इसका मतलब हर एक्शन का हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिएक्शन। हमने किया इस तरफ पुश और हमें इस तरफ क्या मिला, रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। और इस रिएक्शन की वजह से ही बच्चे हम चल पाते हैं। तो हमें जो रिएक्शन मिला वो इस डायरेक्शन में मिला आर। सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये रिएक्शन कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब आपने वेक्टर को तोड़ना पड़ा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसके दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं इस रिएक्शन के। एक तो रिएक्शन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसे बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा, इस कंपोनेंट की वजह से ही हम आगे मूव करते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, आर, जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे क्या लग जाता है, कोस थीटा, और जिसके साथ यहां पे एंगल नहीं बनता वहां बन जाता है आर साइन थीटा। तो इसका मतलब धरती ने हमें जो रिएक्शन दिया, इसके दो कंपोनेंट हो गए, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। आर कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से हम आगे जाएंगे और आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट हमारे खुद के वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि हमारा वेट ऐसे नीचे लग रहा है धरती पे, आर साइन थीटा ऊपर लग रहा है, ये हमारे वेट को बैलेंस करेगा और हमें आगे कौन चलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस वजह से हम आराम से धरती पे चल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगती है, न्यूटन की थर्ड लॉ। अब आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कहीं पे रेतीला हो, रेगिस्तान हो, रेगिस्तान है जहां बहुत ज्यादा रेत है, रेत में चलना मुश्किल होता है ना, रेत में चलना मुश्किल। तो रेत में चलना मुश्किल क्यों होता है, वहां भी यही रीजन है, क्योंकि जब बेटा आप रेत पे चलते हो तो आप धरती को पुश नहीं कर पाते। जब आप रेत में चलते हो तो धरती को आप इस तरह नीचे की तरफ पुश नहीं कर पाते हो। जब धरती को आप पुश नहीं कर पाओगे तो आपको रिएक्शन भी नहीं मिल पाएगा। तो आपको जब प्रॉपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा तो आप आगे की तरफ नहीं चल पाओगे। इसी वजह से रेत में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम धरती को उतना एक्शन नहीं दे पाते, जिससे धरती हमें उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाती। क्लियर है, समझ गए, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्या लगती है, न्यूटन की थर्ड लॉ लगती है। तो इस तरह से बहुत एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ के जहां पे न्यूटन थर्ड लॉ लगती है। एक और सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, रोटेटरी लॉन स्प्रिंकल का। रोटेटरी
लॉन स्प्रिंकल। अब आपने पार्क में, गार्डन में ये रोटेटिंग लॉन स्प्रिंकल देखा होगा कि मतलब एक घूमता है वो गोल गोल और पानी जो है चारों तरफ से फेंका जाता है। कि किसी बड़े बड़े गार्डन्स में आपने देखा होगा एक चक्री सी गोल गोल घूमती है, उसमें से पानी निकलता रहता है और पानी पूरे ग्राउंड में गिरता रहता है ना, देखा है ना। तो यहाँ पे देखो ये कैसे वर्क करता है, ये कुछ इस तरह से वर्क करता है कि क्या होता है कि एक इस तरह की शेप में नोजल्स निकली होती है जिनमें से पानी निकलेगा, ठीक है। ये नोजल्स का ना सबका मुंह एक ही तरफ होता है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ये सभी नोजल्स में से वाटर निकलेगा भैया, क्या निकलेगा, इन सब में से वाटर निकलेगा ऐसे। अब वाटर तो निकल रहा है इस तरफ, है ना, तो ये वाटर इस तरफ निकल रहा है तो ये एक्शन हुआ। और हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ी है, हर एक्शन का क्या मिलता है, अपोजिट रिएक्शन। अगर बेटा वाटर इस तरफ निकल रहा है तो चक्री जो है हमारी नोजल जो है इस पे इस तरफ क्या मिलेगा, एक रिएक्शन मिलेगा। ऐसे ही इस पे भी इस तरफ रिएक्शन मिलेगा, इस पे भी इस तरफ और इस पे भी इस तरफ। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ये चक्री है ये रोटेट करना शुरू कर देगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी। तो यहां भी भैया क्या लगी, न्यूटन की थर्ड लॉ लगी। तो इस तरह से इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में जहां पे न्यूटन भैया का तीसरा नियम लगता है, न्यूटन की थर्ड लॉ लगती है। आई होप आप लोगों को न्यूटन थर्ड लॉ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। उससे नेक्स्ट में हम एलिवेटर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। इसे जितना हो सके अपने दोस्तों पे भी शेयर करके जाना। बाय टू ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखें सभी। स्टे सेफ, स्टे होम।